आज आंदोलन को चलते हुए 180 दिन हो गए हैं और कल आंदोलन अपना 6 महीना पूरा होगा। और अब तक इस आंदोलन में करीब हमारे 470 से ज़्यादा किसान अपनी जान गंवा चुके हैं और शहीद हो चुके हैं। टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, पकौड़ा चौक, बहादुरगढ़ का पकौड़ा चौक हो, गाजीपुर हो, हमारे किसान डटे हुए हैं। और इसके अलावा पंजाब, हरियाणा में टोल प्लाजाओं पर और देश के अलग अलग हिस्सों में खेती के इन 3 कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। जहां तक दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए किसानों की बात है, निश्चित तौर पर अभी 2 महीने पहले कड़ाके की ठंड के बीच में जब आंदोलन शुरू हुआ था तो कड़ाके की ठंड का सामना किया। उसके बाद अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं तो भयंकर गर्मी से का सामना कर रहे हैं और जो उससे होने वाली परेशानियों का सामना कर रहे हैं। और इसी बीच जो पिछले हफ्ते ताऊते तूफान आया, उसका असर यहाँ तक था कि पिछले बारिश ने दिल्ली का मतलब 35 साल का रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और इस आंधी और बारिश ने और किसानों को काफी परेशान किया और मुश्किलों का सामना किया। इसके बावजूद खेती के 3 कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन जोर शोर से जारी है। किसान आंदोलन को 6 महीने होने पर हमारे किसान संगठनों के जो संयुक्त मोर्चे ने बुलावा दिया कि कल पूरे देश के अंदर काला दिवस मनाया जाएगा। ये काला दिवस किसानों की आवाज सुनने से इनकार करने वाली सरकार के खिलाफ काली पट्टी बांधकर विरोध किया जाएगा। और इसका मजदूर संगठनों ने भी समर्थन किया है और सभी ट्रेड यूनियनों की और उनकी यूनिटों ने इसका जोर शोर से काला दिवस को मनाएंगे। यह एक मौका भी है आज हमारे सामने कि हम बीते जो 6 महीने के किसान आंदोलन के जो अनुभव का जायजा ले और उसका क्या सबक होना चाहिए या हमें क्या सबक मिलना चाहिए, हमें ये जानना चाहिए। बीते 6 महीनों के अनुभव हमें यही दिखाता है साथियों कि हालांकि हम इस देश के मजदूर और किसान देश की जो आबादी की बहुसंख्या है, इसके बावजूद हमसे पूछे बिना ही हमारी रोजी रोटी को खतरे में डाल दिया जाता है। और जो हमारे अधिकार हैं, हम जो मजदूरों के, जो हम किसानों के जो अधिकार हैं, उसको नकारने वाले कानूनों को पास कर दिया जाता है। संसद में जो पास किए जाते हैं जो भी कानून, वे खासकर टाटा, अंबानी, अडानी, बिरला और दूसरे जो इजारेदार पूंजीवादी घरानों की खासकर लालच को पूरा करने के लिए होता है। और इसके साथ ही हमारी जो रोजी रोटी, यानी जो आवाम की जो रोजी रोटी होती है, मजदूरों की जो रोजी रोटी और जो उनके अधिकार होते हैं, उनका छीनने का मकसद भी उसमें शामिल होता है। अगर मैं थोड़े से मैं संक्षिप्त में मैं कहूँ तो जो हमारा जो संसदीय लोकतंत्र की जो मौजूदा व्यवस्था है, वास्तव में जो पूंजीपति वर्ग की हुक्मशाही होती है और जिसका नेतृत्व यानी लीडरशिप यानी अगवा इजारेदार पूंजीवादी घराने करते हैं। आप देख सकते हैं कि जब जब हमारे जो किसान सरकार के साथ बातचीत करने गए, तब तक सरकार के प्रवक्ताओं ने बार बार इन नए कानूनों को रद्द करने से मना कर दिया। और जबकि 500 से ज्यादा किसान संगठन इन खेती के कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार का इतना अड़ियल रवैया भैया क्यों, किसके लिए? तो इसके लिए क्योंकि इस कानूनों के पीछे हमारे देश के देसी और विदेशी इजारेदार और पूंजीवादी कंपनियां इस मुद्दे के ऊपर पीछे नहीं हटना चाहती हैं। नहीं हटने वालों में कौन है? ये वॉलमार्ट और अमेजन, रिलायंस रिटेल, आदित्य बिड़ला रिटेल, टाटा का स्टार इंडिया, अडानी विलमार, बिग बाजार और डी मार्ट, ये सारी कंपनियां हैं जो बीते कुछ सालों से कृषि व्यापार के उदारीकरण यानी उसके लिबरलाइजेशन के एजेंडे को बड़ी एक्टिवली सक्रियता के साथ बढ़ावा दे रही हैं। वे कृषि उपज की जो विशाल
हिंदुस्तानी बाजार पर ये कंपनियां कब्जा करना चाहती हैं। ये कंपनियां कृषि उत्पादन और व्यापार से अधिक मुनाफा कमाना चाहती हैं और अपनी लालच को पूरा करना चाहती हैं। जो बीती सरकार यानी जब मनमोहन की सरकार ने 10 साल तक राज्य सरकारों को इसी एजेंडे को अपनाने और उसी पर चलाने की कोशिश तो की थी, लेकिन उसमें इसमें ज्यादा सफलता उन्हें नहीं मिली। यानी हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी सफलता मिली। अब ये जो बहुमत वाली सरकार है, जो वर्तमान हमारी बीजेपी की सरकार ने सीधा डायरेक्ट एक केंद्रीय कानून यानी सेंट्रल लॉ को सफलतापूर्वक पास कर दिया। अब सभी राज्यों को यानी सभी स्टेटों को यह बाध्य होगा कि इस कानून को लागू करें। इजारेदार पूंजीपति इसे एक अपनी जीत मानते हैं, जिससे वे किसी भी कीमत पर इस कानून से पीछे हटने को तैयार नहीं है। बीते 6 महीनों से भाजपा यही प्रचार कर रही है कि ये जो तीनों कानून हैं किसानों के हित में है। भाजपा बार बार कह रही है कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं किसानों को गुमराह कर रही हैं और आंदोलन में मतलब प्रचार कर रही है कि गुमराह कर रही है कि आतंकवादी घुस गए हैं। और कांग्रेस पार्टी भाजपा पर कारपोरेट घरानों के हितों के लिए काम करने का आरोप लगा रही है, जैसे जैसे कि उसे अभी अभी पता चला हो कि उदारीकरण और निजीकरण किसानों के हितों के खिलाफ है। साथियों, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो दोनों पार्टियां हैं वो किसानों को बुद्धू बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो जो मौजूदा जो हमारे व्यवस्था के अंदर जो भी पार्टी साथियों जो सरकार में आती है, वो उसे इजारेदार पूंजीवादी घरानों के जो तय किए हुए जो एजेंडे को ही लागू करना पड़ता है। उसे लोगों को झूठ बोलना पड़ता है कि भाई सब कुछ उनके हित के लिए किया जा रहा है, सब चीज उनके फायदे के लिए किया जा रहा है। और जबकि जो विपक्ष की जो पार्टियां जो सरकार के खिलाफ चीखने और चिल्लाने का काम करती हैं और उसे जनता के हितों के खिलाफ काम करने का दोषी बताना पड़ता है। परंतु जब वह खुद सरकार में आती हैं तो आज सरकार की आलोचना करने वाली पार्टी कल अपना रवैया बदल लेती है और इजारेदार पूंजीपतियों के एजेंडे को लागू करने लग जाती है। जब मनमोहन सिंह की संपर्क सरकार इन्हीं कृषि व्यापार के उदारीकरण के एजेंडे को जब लागू करने की कोशिश कर रही थी, तभी बीजेपी वाले उसे किसान विरोधी बताकर उसकी आलोचना करते थे। अब इन दोनों पार्टियों ने अपनी जगह पोजीशन बदल ली है, यानी जो पहले सत्ता में थी अब वो विपक्ष में चली गई हैं, जो विपक्ष में थी अब वो सत्ता में चली गई हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है साथियों कि जो सर्वोच्च ताकत है जो हमारे इजारेदार पूंजीपतियों की अगुवाई में पूंजीपति वर्ग के हाथों में है। केंद्र में जो भी पार्टी सरकार में होती है वह हुक्मरान वर्ग का जो प्रमुख प्रबंधक दल या मैनेजमेंट टीम होता है। चुनावों के जरिए इस मैनेजमेंट टीम को बदल दिया जा सकता है, पार्टियां एक दूसरे की जगह ले लेती हैं, लेकिन राज तो पूंजीपति वर्ग का ही चलता है। किसान आंदोलन के सामने एक और निर्णायक सवाल यह है कि यह पहचानना कि असली दुश्मन कौन है, संघर्ष का असली निशाना कौन है। यह पहचानना होगा कि इजारेदार पूंजीवादी घरानों की अगुवाई में पूंजीपति वर्ग ही मजदूरों, किसानों और सभी दबे कुचले लोगों का साझा और मुख्य दुश्मन है। इसलिए किसानों के लिए आगे का रास्ता है इजारेदार पूंजीवादी घरानों और उनके जन विरोधी एजेंडे के खिलाफ मजदूर वर्ग के साथ राजनीतिक गठबंधन बनाना। इस समय किसानों के संघर्ष के सामने मुख्य खतरा उन राजनीतिक पार्टियों से भी है जो भाजपा को मुख्य दुश्मन के रूप में पेश कर रही हैं, कि सबसे बड़ा खतरे के रूप में उनको बता रही हैं। अब भाजपा को मुख्य दुश्मन बताने का मतलब क्या है? मतलब यही है कि पूंजीवादी संसदीय विपक्ष यानी अपोजिशन की पूंछ बन जाओ। इसका मतलब है फिर से उसी झूठी उम्मीद, उस धोखे का शिकार बन जाना कि भाजपा की जगह पर कांग्रेस पार्टी या किसी बीजेपी एंटी बीजेपी गठबंधन को सरकार में लाकर किसानों के हित पूरे हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी और भाजपा दोनों को यही ट्रेनिंग है कि कैसे लोगों को बांटकर रखा जाए और कैसे अपने असली दुश्मन को ना पहचानने दिया जाए। हमें नहीं भूलना चाहिए, वही 1980 के दशक में इसी कांग्रेस पार्टी ने ही किसानों के संघर्ष को सिख अलगाववाद का रूप दिया, करार दिया और
पंजाब में राजकीय आतंकवाद को जायज ठहराया था। हमारे ऐतिहासिक अनुभव से एक अहम सबक यह भी है कि आर्थिक विकास के पूंजीवादी रास्ते पर चलकर भैया किसानों की रोजी रोटी सुनिश्चित नहीं हो सकती है। पूंजीवादी विकास जो इसी इजारेदार पूंजीवादी घरानों के नेतृत्व में होता है, यही ज्यादा से ज्यादा किसानों को और गहरे संकट में डालता है। इसका एक ही समाधान है। समाधान यह है कि केंद्र और राज्य सरकारों को एक सरकारी खरीदी की व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी लेनी होगी, जिसमें सभी खाद्य पदार्थ और अन्य जरूरत की चीजें शामिल होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना होगा कि किसानों को कृषि के लिए सभी जरूरी चीजें मुनासिब दामों पर मुहैया कराई जाए और सभी कृषि उत्पादों की अस्थायी लाभकारी दामों पर खरीदी की जाए। इसी सरकारी खरीदी की व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई है एक सार्वजनिक वितरण व्यवस्था यानी राशनिंग सिस्टम, जिसमें सभी लोगों को उपभोग की सारी और जरूरी चीजें उचित दाम पर प्राप्त होंगी। मजदूरों और किसानों के जन संगठनों समितियों को इन खरीदी की व्यवस्थाओं और सार्वजनिक वितरण व्यवस्थाओं की देखरेख करनी होगी और यह तय करना होगा कि प्राइवेट या निजी मुनाफाखोर और भ्रष्ट अधिकारी के जरिए लूट ना हो। समाधान यानी इन सारे कदमों को मौजूदा सरकार या वर्तमान पूंजीवादी राज्य और हुकूमत करने वाले पूंजीपति वर्ग तो अपनाने से रहे। सिर्फ एक ही ऐसी ही ताकत है, मतलब कहने का मतलब है कि सिर्फ एक ऐसी ही ताकत है जो इन सारे कदमों को लागू कर सकती है, और वह है मजदूरों और किसानों का गठबंधन। और इसी ताकत को अपने हाथों में राज्य सत्ता लेनी होगी, यानी मजदूरों और किसानों के गठबंधन को ही राज्य सत्ता लेनी होगी। सिर्फ ऐसा करके ही इजारेदार पूंजीवादी कंपनियों और सभी निजी मुनाफाखोरों को कृषि व्यापार के क्षेत्र से बाहर निकाला जा सकता है। और सिर्फ ऐसा करके ही सभी मेहनतकश, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे दबे कुचले हो, चाहे आवाम हो, गरीब हो, उनके लिए सुनिश्चित सुरक्षित रोजी रोटी और उनके जीवन के स्तर में लगातार प्रगति तय की जा सकती है और सुनिश्चित की जा सकती है।